उसके बाद अगले एग्जाम्पल में देखिए स्टूडेंट्स, नंबर 11 में, आई डू नॉट नो हिम बट श्योर दैट ही इज ब्लाइंड ऑफ द लेफ्ट आई। तो यहां पर स्टूडेंट्स इस वाक्य में कहता है आई डू नॉट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता, बट श्योर परंतु पक्का है, दैट की ही इज ब्लाइंड ऑफ द राइट और लेफ्ट आई, कुछ भी कह सकते हैं। यहां पर स्टूडेंट क्या गलती है आप खुद सोचिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर रूल, प्रेपोजिशन के रूल में यहां पर कुछ कमी है। क्या कि ब्लाइंड कितने, देखिए ब्लाइंड 2-3 तरह से होता है। कैसे कि हम कहते हैं कि वह दाईं आंख से काना है, इसमें यही कहता है कि वह दाईं आंख से या बाईं आंख से काना है। तो देखिए जब ब्लाइंड के डिफरेंसेस आपको पता होना चाहिए कि जब कोई व्यक्ति दाईं या बाईं आंख से काना है, यानी पार्टिकुलर आई, जब आई को पार्टिकुलर किया गया है और ब्लाइंड शब्द का प्रयोग यहां पर है, तो ब्लाइंड के साथ यहां पर इन का प्रयोग होगा, ऑफ का नहीं। कैसे? क्योंकि इस वाक्य में पार्टिकुलर आई दी गई है, जब विशेष आंख की बात हो तो ब्लाइंड इन का प्रयोग होता है। और अगर ब्लाइंड दूसरी तरह से, कैसे कि कई बार हम कहते हैं कि भाई ब्लाइंड टू क्या होता है, तो ब्लाइंड टू को आप देखेंगे तो ब्लाइंड टू होता है डिफेक्ट्स और फॉल्ट्स। अगर हम कहते हैं ही इज ब्लाइंड टू डिफेक्ट्स, तो देखिए वो कमियों का काना है। कमियों का काना, काने जो है 3 तरह से इसमें ले सकते हैं हम। एक तो होता है ब्लाइंड ऑफ वन आई, यानी अगर कोई एक आंख से काना है तो उसके लिए ब्लाइंड ऑफ। और अगर आंख मेंशन कर दी गई पार्टिकुलर, ब्लाइंड ऑफ लेफ्ट और राइट आई, तो ब्लाइंड इन होगा। और ब्लाइंड टू कब होगा? ब्लाइंड टू जब होगा जब उस वाक्य में पीछे डिफेक्ट और फॉल्ट नाम का वर्ड आपके सामने हो, यानी कमियों का काना। कहता है वह कमियों का काना है, ही इज ब्लाइंड टू डिफेक्ट्स, तो टू यहां पर प्रयोग होगा। और कहता है वह एक आंख से काना है, ही इज ब्लाइंड ऑफ वन आई। और कहता है वह दाईं आंख से काना है, ही इज ब्लाइंड इन द राइट, ही इज ब्लाइंड इन द राइट आई और लेफ्ट आई। तो इस प्रकार से यहां पर हमें इन प्रेपोजिशन डिफरेंसेस की नॉलेज भी होना जरूरी है। सेंटेंस नंबर 12 में देखिए स्टूडेंट, द आयरन ऑफ इंडिया इज बेटर देन अमेरिका। द आयरन ऑफ इंडिया इज बेटर देन अमेरिका। तो स्टूडेंट्स अगर आपसे बात की जाए कि आयरन क्या होता है, तो आयरन क्या होता है, आप सोचिए आयरन कौन सी संज्ञा होती है। स्टूडेंट्स बड़ी ही कंफ्यूजिंग पॉइंट्स हमारे सामने आ रहे हैं, यानी हमें यह भी दिक्कत होती है कि आयरन किस नाउन में आता है। आयरन मटेरियल नाउन में आता है स्टूडेंट्स। मटेरियल नाउन वो नाउन होता है जिससे दूसरी चीजें बनकर तैयार होती हैं। और अगर आपसे बात की जाए कि क्या मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल दी का प्रयोग होता है? गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल, आयरन इज ए हैवी मेटल, सिल्वर इज ए लाइट मेटल। तो देखिए क्या यहां आप सोच सकते हैं कि मटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल दी का प्रयोग होता है? तो आप एकदम कहेंगे नहीं, वास्तव में मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं होता, लेकिन यहां तो प्रयोग दिया गया है, तो आप तुरंत दी को हटाने की कोशिश करेंगे। लेकिन नहीं स्टूडेंट्स, मटेरियल नाउन की 2 सेंस होती हैं। अगर मटेरियल नाउन विशेष सेंस में हो, पार्टिकुलर सेंस में हो, तो आर्टिकल दी का प्रयोग होगा, और जनरल सेंस में हो तो आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं होगा। कैसे कि मटेरियल नाउन जनरल सेंस में कैसे होगा? देखिए मैं कहता हूं सोना महंगा है। अगर सोना महंगा है तो इसका मतलब सोना, कौन सा सोना? वो सोना, आम सोना जिसकी हम बात करते हैं। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि आपकी अंगूठी का सोना महंगा है, तो आपकी अंगूठी का सोना बाकी सोने से अलग हो गया, पार्टिकुलर हो गया। द गोल्ड ऑफ योर रिंग, तो दी लग जाएगा, आर्टिकल यहां पर मटेरियल नाउन के साथ दी लग जाएगा। इसी प्रकार से हम कहते हैं सोना अच्छा होता है,
और फिर हम कहते हैं भारत का सोना और भी अच्छा होता है। तो यानी भारत के सोने को पार्टिकुलर, यानी भारत के सोने को हमने बाकी सोने से अलग कर दिया। तो यहां मेटेरियल नाउन के साथ किसी देश का नाम जुड़ने से भी वो पार्टिकुलर हो जाता है और उससे पहले आर्टिकल दी का प्रयोग करना बहुत ही जरूरी होता है। तो स्टूडेंट यहां पर आयरन से पहले दी का प्रयोग बिल्कुल सही है। द आयरन ऑफ इंडिया इज बेटर देन अमेरिका। तो गलती क्या है? गलती यहां पर क्या है स्टूडेंट? देखिए, कहता है भारत का सोना, भारत का लोहा अमेरिका के लोहे से अच्छा है। हमने ये कहा, हमने क्या कहा? भारत का लोहा अमेरिका के लोहे से अच्छा है, जबकि इस वाक्य में क्या दिया गया है कि भारत का लोहा अमेरिका से अच्छा है। देखिए स्टूडेंट्स, तुलना जिस चीज से की जाती है, तुलना उसी वैसी ही वस्तु से की जाती है। यहां पर तुलना, लोहे की तुलना अमेरिका से हो रही है। तो स्टूडेंट्स यहां लोहे, हम ऐसे बोल जाते हैं इंग्लिश में बोलते समय और लिखते समय, ये ध्यान हमें नहीं रहता और हम भूल जाते हैं कि हम तुलना किससे कर रहे हैं। तो यहां पर हम क्या कहेंगे? द आयरन ऑफ इंडिया इज बेटर देन दैट ऑफ अमेरिका, देन दैट ऑफ अमेरिका। तो देखिए यहां पर स्टूडेंट्स एडजेक्टिव में, यहां पर कंपैरेटिव डिग्री लगी हुई है, एडजेक्टिव, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, और उसके बाद में देन का प्रयोग होता है जैसा मैंने बताया था। लेकिन वहां एडजेक्टिव का प्रयोग सही होने के बाद भी यहां पर हम तुलना गलत कर रहे हैं कि तुलना हम किससे कर रहे हैं? द आयरन ऑफ इंडिया इज बेटर देन दैट ऑफ अमेरिका। अगर यही तुलना बहुत से व्यक्ति वस्तुओं में, यानी प्लूरल थिंग्स और पर्सन्स में होती, तो वहां पर देन दोज ऑफ का प्रयोग होता। कैसे? द पीपल ऑफ इंडिया आर बेटर देन इंग्लैंड, नहीं, देन दोज ऑफ इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड के लोगों से अच्छे हैं। तो वहां पर देन दोज ऑफ का प्रयोग होता। तो स्टूडेंट्स यहां डी पार्ट में गलती। स्टूडेंट्स अगले वाक्य में देखिए, एनी वन विल टेल यू द सो इफ यू विल आस्क। स्टूडेंट्स इस वाक्य में देखिए क्या गलती है। इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर में गलती है। क्या गलती है? देखिए, जब हम हिंदी बोलते हैं तो हिंदी में भी हम गलती करते हैं। हम कहते हैं कि कोई तुम्हें रास्ता बता देगा, कोई तुम्हें दुकान बता देगा यदि तुम उससे पूछोगे। या हम कहते हैं कि यदि तुम आओगे तो मैं वहां जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। देखिए स्टूडेंट्स, एक ही वाक्य में हम दो बार गा गा का प्रयोग करते हैं और नियम हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक ही है, जो कहता है कि डबल फ्यूचर टेंस कैन नॉट बी यूज इन द सेम सेंटेंस। तो यहां पर एनी वन विल टेल यू द सोप इफ यू विल आस्क, यहां पर देखिए डबल विल का प्रयोग वाक्य में किया गया है, जो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि डबल फ्यूचर टेंस कैन नॉट बी यूज इन द सेम सेंटेंस। तो ऐसे वाक्य में हम शुद्धि कैसे करें, कैसे उसको करेक्ट करें? देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे वाक्य में हमेशा एक कंडीशनल वर्ड आपको मिलेगा। कंडीशनल वर्ड होता क्या है? जैसे इफ है, अनटिल है, अनलेस है, बिकॉज है, एनी वन विल टेल यू द सोप इफ यू विल आस्क। देखिए इस वाक्य में कंडीशनल वर्ड इफ है और इफ के बाद यू विल आस्क जो लिखा हुआ है, इसको इफ के बाद यू विल आस्क को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बना देते हैं तो वाक्य शुद्ध हो जाता है। तो यहां पर हम कहेंगे इफ यू आस्क, वाक्य शुद्ध हो जाएगा। तो हमेशा हमें कंडीशनल वर्ड के बाद वाले विल और सेल को डिलीट करके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बना देना चाहिए, वाक्य शुद्ध हो जाता है। देखिए इफ बाद में भी हो सकता है, पहले भी हो सकता है। अगर हम कहते हैं इफ इट विल रेन आई शैल नॉट गो देयर, तो यहां पर इफ स्टार्टिंग में है, तो इफ इट विल रेन की जगह हम बोलेंगे इफ इट रेन्स आई शैल नॉट गो देयर। तो देखिए इस तरह से कंडीशनल वर्ड वाक्य की स्टार्टिंग में भी हो सकता है और एंड में भी हो सकता है। हमें विल और शैल वही डिलीट करना चाहिए जो कंडीशनल वर्ड के बाद में दिया गया है, तो सेंटेंस शुद्ध हो जाएगा। तो अगले वाक्य में देखिए स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में भी पता होना चाहिए,
कि टेंस कितने होते हैं और टेंस के प्रयोग क्या क्या हैं। नेक्स्ट में देखिए स्टूडेंट 14 नंबर में, वन मस्ट डू हिज ड्यूटी टू द कंट्री। तो यहां पर देखिए, यहां पर भी प्रोनाउन का ही रूल है। प्रोनाउन का रूल क्या है कि देखिए, जिस प्रकार से हम कहते हैं कि वह अपना काम करती है, तो सी के लिए हम हर का प्रयोग करते हैं। देखिए सी भी प्रोनाउन है और हर भी अपना उसका प्रोनाउन है। अगर हम सीता कहते हैं तो सीता का भी हर प्रोनाउन है। तो इसी प्रकार से ही के लिए हम हिज का प्रयोग करते हैं, और दे प्लूरल है, प्लूरल प्रोनाउन है, तो उसके लिए भी हम देयर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि देयर दे का प्लूरल प्रोनाउन है। ठीक उसी प्रकार से हमें वन के लिए वंस का प्रयोग करना चाहिए, हिज का नहीं। तो यहां पर हिज की ये गलती है। और वंस भी हमें कैसे लिखना चाहिए स्टूडेंट्स, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि वन कैसे लिखना चाहिए, O N E और अपोस्टोपियस लगा के वंस हमें लिखना चाहिए। तो यहां पर देखिए, वन मस्ट डू हिज ड्यूटी टू द कंट्री, तो ये गलत है। यहां पर हम वन के लिए प्रोनाउन वंस अपोस्टोपियस का प्रयोग यहां पर करेंगे, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी टू द कंट्री। अगले वाक्य में देखिए स्टूडेंट, अगला वाक्य है, ही सेट इन द शेड ऑफ ए ट्री। देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए इसमें क्या गलती है। ही सेट इन द शेड ऑफ ए ट्री, मैंने आपके लिए बहुत ही इजी सेंटेंस आपके सामने रखे हैं, लेकिन फिर भी आप अपना मूल्यांकन करके देखिए, आपको पता चलेगा कि बेसिक नॉलेज हमारी कितनी है। ये सेंटेंस छोटे छोटे हैं, इनके अंदर रूल्स वही इंग्लिश के रूल काम कर रहे हैं जिनकी बेसिक नॉलेज हमें नहीं होती। अब यहां पर देखते हैं, और मेरा अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट का ये एक्सपीरियंस है, पिछले 20-22 साल से मैं पढ़ा रहा हूं। मैंने देखा कि जो भी स्टूडेंट आता है उससे इंग्लिश के बारे में मैं कुछ पूछताछ करता हूं, तो उसमें ऐसे वाक्यों को पूछता रहता हूं, और मुझे पता चलता है कि इंग्लिश की बेसिक नॉलेज स्टूडेंट्स को नहीं है। तो यहां सोचिए स्टूडेंट्स, क्या गलती है, ही सेट इन द शेड ऑफ ए ट्री। जब मैं पूछता हूं तो कहते हैं सर इन द गलत है, यहां पर अंडर आएगा, अंडर आएगा, छाया के नीचे। तो देखिए आप ध्यान से देखिए, वह छाया के नीचे बैठा है। छाया के नीचे कभी कोई बैठ सकता है? छाया के नीचे नहीं, छाया में बैठा जाता है। अगर मैं उनसे इंदा लगा के पूछ लेता हूं, ही सेट इन द शेड ऑफ ए ट्री, तो कहते हैं अंडर आएगा। और अगर मैं कहता हूं कि अंडर द शेड ऑफ ए ट्री, तो कहते हैं कि थोड़ा सा जच नहीं रहा है सर, कुछ इसमें गड़बड़ तो है। तो स्टूडेंट यहां हम ध्यान से देखें कि छाया, वह छाया में बैठा है या छाया के नीचे बैठा है? तो छाया में बैठा है। आप समझ गए होंगे कि छाया में बैठना सही होता है। यह सेंटेंस बिल्कुल सही है, वह पेड़ की छाया में बैठा है, पेड़ की छाया के नीचे नहीं। तो यहां पर इस सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं है, तो नो एरर, ई इसमें हमारा आंसर आ जाएगा। अगला